हाय एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनन। अपनी बुक कौन सी चल रही है? अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी 11th क्लास की। उसके अंतर्गत मैंने अपना जो फिफ्थ पार्ट डाला था उसमें लास्ट वाले में वॉइस नहीं आ रही थी। लास्ट वाला टॉपिक क्या था? आरेखीय प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ज्यामितीय प्रस्तुतिकरण था। उसके अंतर्गत जो थे उसमें वॉइस नहीं आ रही थी लास्ट में, तो उनको अब मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब तो तुम लोगों को पता ही है क्या है। सबसे पहले प्रस्तावना में 3 टॉपिक्स थे, पाठ्य विषयक, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और आरेखीय प्रस्तुतिकरण। आरेखीय प्रस्तुतिकरण ये टॉपिक जो है अपना चल रहा है। पाठ्य विषय प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्या होता है? आंकड़ों को नॉर्मल तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सारणी में पूरी तरीके से सारणी बनाकर उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद सारणी में जो प्रस्तुतिकरण है उसमें कितने टाइप है? वापस से आंकड़ों का सारणीकरण प्रस्तुतिकरण में भी कितने टाइप है? 4 टाइप है। कौन कौन से? गुणात्मक, मात्रात्मक, सांख्यिकी और स्थानिक। गुणात्मक में कौन कौन से थे? इसमें सामाजिक स्थिति, भौगोलिक और राष्ट्रीय इत्यादि के आधार पर। मात्रात्मक में मात्रा के तौर पर बताया जाता है, जैसे ये 20 से 30, 30 से 40, उसके अंतर्गत फिर ये नंबर्स बता दिए गए 3, 0.5, 555, 30 और 40 के बीच में 61 और है ना 11.25, इस तरीके से बताया जाता है। फिर है कालिक। कालिक के अंतर्गत के समय के आधार पर 1995, 79.2, 1960, सॉरी 1963, सॉरी 64, 81.3, 1997, 82.4, 1998, 80.5, 1990, 102 और 2000 में क्या है? 91.2। पूरे स्थानिक कौन सा है? स्थानिक। स्थानिक के अंतर्गत क्या है कि स्थान के आधार पर बताया जाता है। मतलब यूएसए में कितना निर्यात हुआ, उसके बाद जर्मनी में कितना हुआ, यूएसए में कितना हुआ 12.5, जर्मनी में कितना हुआ 2.5, इस तरीके से सारणी बनाए। फिर है आंकड़ों का सारणीकरण तथा सारणी के अंग। इसके अंतर्गत इस तरीके की सारणी बनाई जाती है जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है सारणी का सारणिक संख्या लिखनी, फिर उसके बाद शीर्षक लिखना, शीर्षक के बाद उपशीर्षक, जो उपशीर्षक है वो बताना। फिर है अब शीर्षक या पंक्ति शीर्षक बताना, जो ये पंक्ति शीर्षक है वो बताना। फिर उसके बाद क्या है? सारणी का माप या मुख्य योग, जो मुख्य योग है वो बताना। फिर है माप की इकाइयां बताना, ये जो इकाइयां है टोटल करके योग करके वो बताना। फिर क्या है? इसकी स्रोत कहां से लिया गया वो पता होना चाहिए, और टिप्पणी। ये सारी चीजें अपन देख चुके थे। उसके बाद देखा अपन ने ज्यामितीय आरेख। ज्यामितीय आरेख के अंतर्गत कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। एक तो दंड आरेख, दूसरा क्या है? बहुदंड आरेख, और तीसरा है घटक आरेख। दंड आरेख के अंतर्गत वॉइस आ रही थी, मैंने तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर दिया है। दंड आरेख किस तरीके का आरेख होता है? नॉर्मल इस तरीके से बना दिया जाता है, वो कौन सा है? दंड आरेख। मतलब ये सारा बताया गया है। इसके अंतर्गत देखो, ये दिख रहा है तुम्हें 75.6, 75, ये देखो पुरुष की है। कौन सी है? 2011 की बता रहा है। किसकी बता रहा है? 2011 की। इसका पूरा का पूरा कहां बताया गया? यहाँ पर बताया गया। दिख रहा है? ये इस तरीके के दंड आ जाए तो वो कौन कौन से कहलाते हैं? दंड आरेख कहलाते हैं। नॉर्मल नॉर्मल में भी कौन सा पता है? सरल दंड आरेख। कौन सा है? सरल दंड आरेख। उसके बाद जैसे ही अपन आगे जाएंगे तो कौन सा आ गया? बहुदंड आरेख। यहां से आप वॉइस नहीं आ रही थी तुम्हें, तो मैं बहुदंड आरेख वापस से बता देती हूँ। बहुदंड आरेख का प्रयोग 2 या 2 से अधिक आंकड़ा समुच्चयों की तुलना के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न वर्षों में आय और व्यय, या आयात हो और निर्यात का भिन्न विषयों एवं विभिन्न कक्षाओं से में प्राप्त किए गए अंक। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो विभिन्न कक्षा है उसके अंतर्गत अलग अलग जो प्राप्त किए गए हैं उसके बारे में बताना है, एक समान नहीं बताना है यहाँ पे। मतलब अपन ने यहाँ पर क्या एक के बारे में बताई थी, बात कही थी, पर बहुदंड आरेख में क्या है? 2 जनों के बारे में बात कर जाता है। मतलब 2 जनों के बीच में कंपेयर किया जाता है। जैसे ये सारणी है, तुम लोगों को दिख रही है ये सारणी। इसमें क्या है? एक तो 2001 और 2011, इसमें 2002 और 2011 के बीच में दोनों के बीच कंपेयर किया जा रहा है। अब दोनों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है तो उसके हिसाब से सारणी बन रही है। इसमें है ना एक को बता दिया है 2011 और एक को बता दिया है 2001। उसके बाद उसमें एक में 73 पॉइंट है, एक में है ना 59.7 है। या फिर स्त्री का ले रहे हैं, सॉरी स्त्री का ले रहे तो 50.4 और है 59.7, तो स्त्रियों का ले रहे तो अपना क्या है यहाँ पर? देखो 50 फिक्स आ गया और ऊपर वाला 50 नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखो 54.6 और 67.3,
तो 54.6 और 63.7। तो मतलब ये एक किसका है, एक 2001 का है, दूसरा कौन सा है 2011 का। ये वाला कौन सा है जो हल्का दिख रहा है वो 2001 का, और जो ये ज्यादा दिख रहा है गहरा वो कौन सा है 2011 का। और ये किसका है, स्त्री वाला का। किसका है, स्त्री का। किसका देख रहे हैं, स्त्री का। तो तुम लोगों को ये पता चल गया बहु दंड आरेख के अंतर्गत दो चीजें बताई दी जाती है, दो चीजों में कंपेयर किया जाता है। एक तो सबसे पहले कौन सी सारणी लेनी है तुम्हें, स्त्री वाली, ये वाली जो 2001 की है, और दूसरी कौन सी लेनी है, सेकंड वाली 2011 की। पुरुष वाले में अपन ने पुरुष का देखा था 2011 की, मतलब एक को ही कंपेयर किया था, किसी और को कंपेयर नहीं किया अपन ने। तो ये बहुदंड आरेख हो गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कौन सा है, घटक दंड आरेख। घटक दंड आरेख चित्र 4.3 या चार्ट, जिन्हें उप आरेख भी कहा जाता है, का प्रयोग विभिन्न घटकों, ऐसे तत्व या भाग जिनमें वस्तुओं का निर्माण होता है, के आकारों की तुलना करने के लिए तथा इन घटकों तथा उनके अभिन्न अंगों के संबंधों पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। ये क्या कह रहा है कि जो अपन आरेख बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, एक तो आरेखों की तुलना करने के लिए। जैसे तुम लोगों को पता चला अपन ने यहाँ पर किया था तो किसकी 2001 की और 2011 की तुलना हो रही थी। तो अपन आरेख बनाते क्यों, या तो अपन तुलना कर सके या उसको देखते ही अपन को पता चल सके क्या भिन्नता है क्या नहीं है। तो प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। इसमें सारणी कौन सा देखने के लिए बोल रहा है वो 4.3। 4.3 के अंतर्गत क्या है कि इसको पूरी लाइन को कितना मानना, 100। फिर जितने हैं, जैसे अपन ने पाठ्यक्रम विषय वाला पढ़ा था, पाठ्य विषय वाला विषय में, उसके अंतर्गत क्या था कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, किसी भी रीजन की वजह से क्या हुआ, उसमें क्या हुआ 70 बच्चे आए और 30 बच्चे नहीं आए। कितने, 30 बच्चे नहीं आए, तो 100 हो गए। ये आए हैं, आए और ये नहीं आए, नहीं आए, तो उसको क्या किया, एक तो पूरा का पूरा ये 100 तक टच हो रहा है उतना बना दिया, और एक में क्या किया 70 बनाए, 70 पर आके लाइन खींच दी। यहाँ पे 70 यहाँ बीच में हो रहा है तो मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, और पो वाला 30 एक को गहरा कर दिया, एक को हल्का कर दिया, ताकि मेरे को क्या पता चल गया, यहाँ पर सीधा पता चल गया कि यहाँ पर इतने बच्चे आए इतने बच्चे नहीं आए। मैंने क्वेश्चन में पहले ही लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिखा होगा विद्यालय में नामांकित नहीं है और विद्यालय में नामांकित है, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा विद्यालय में आए नहीं है और विद्यालय में आए, जिसका जो कॉलम है वो भर के बता दिया, तो मुझे पता चल गया कि ये ऐसे हुआ। तो वहां पर ये यही बोल रहा है कि एक के ही अंदर कॉलम में बताना है अपन को इतने हैं इतने नहीं है, इतने हैं इतने नहीं है, बस अपन को क्या करना, ब्रैकेट में यहाँ पे बता देना और उसके हिसाब से एक गहरा कर देना और एक भरा हुआ कर देना। अगर मैं वैसे ही वो सारणी और एग्जाम्पल देखती मुझे पता नहीं चलता, कम पता चलता, या फिर मुझे टाइम लगता समझने में, बट यहाँ पर मुझे देखते ही समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है, कब की बात हो रही है। तो इस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं इसमें। अगला क्या है इसके अंतर्गत, उदाहरण के लिए विभिन्न उत्पादकों की बिक्री से प्राप्त धन किसी प्ररूपीय भारतीय परिवार के व्यय की मदे, जैसे खान पान, किराया, दवा, शिक्षा, बिजली आदि घटक आय और व्यय के लिए बजट, परिवार, जनसंख्या, श्रम शक्ति के घटक आदि है। घटक दंड आरेखों को सामान्यतः उपयुक्त छात्रों या रंगों से भरा जाता है। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है वो ये वाला एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ, बिहार के एक जिले में, अपन ने वो जो अभी देखा, क्या देखा अपन ने अभी, ये वाला जो ग्राफ देखा उसका एग्जाम्पल क्या है, बिहार के एक जिले में 4 से 6 वर्ष की आयु को बच्चों का लिंग के अनुसार विद्यालय में नामांकन कौन सा है, 4 से 6 वर्ष का है, जिसमें पहला लिंग लिखा, नामांकित लिखा और गैर नामांकित लिखा, मतलब इतने हैं टोटल। कितने हैं इसमें, 100%। इसके भी 100% है, जोड़ करके देख लेना, इसके भी 100% है और इसके भी 100% है, इन दोनों को जोड़ के बता देना 100% आ जाएंगे। लड़के कितने हैं यहाँ पे 91.5 है, और उसमें गैर नामांकित कितने हैं 8.5, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पर कितनी लड़कियां 58.6 और लड़के कितने हैं 41.4, कुल कितने हैं 78.2, सॉरी 78.0 और 22.0। तो मैंने इनको किया, तो पहली वाली सारणी बनाई जिसमें क्या है, छात्र है कितने 91 पॉइंट है, जिन्होंने क्या किया नामांकन करवाया, जो 8.5 है उन्होंने नामांकन नहीं करवाया। अगला ये कौन है, लड़कियां है 58.6 ने नामांकन करवाया है, दूसरी जो है कितनी है 41.4, उन्होंने क्या किया नामांकन नहीं करवाया। उसके बाद सभी कितने हैं जिन्होंने
किस में बात हो रही है? सभी में जो नामांकन करवा के रखा उनकी बात हो रही है, वो है 78 फंड, और जिन्होंने नहीं करवाया वो कितने 32। तो इसको कर दिया तो मुझे पता, सॉरी 32 नहीं है, 22 है। कितना है? 22। तो इस ग्राफ से मुझे पता चल गया सीधा। अब मुझे ये सारणी नहीं पढ़नी पड़ी, क्योंकि मैंने इसमें लिखा हुआ था नामांकित गैर नामांकित कितने हैं सभी को बता के रखा था, तो इसलिए मुझे वो सारणी नहीं पढ़नी पड़ी। सीधा मैंने क्या पढ़ा? ये दंड पढ़ा, तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, दंड आरेख पढ़ो तो दंड आरेख के, ज्यामिति दंड आरेख के कितने टाइप है? ज्यामिति दंड आरेख के 3 टाइप है, जिसमें सरल दंड आरेख, सरल में सिर्फ इस तरीके से ग्राफ बना दिया जाता है, एक को ही दर्शाया जाता है। दूसरा क्या है? बहुदंड आरेख। बहुदंड आरेख में मतलब दो चीजों का कंपेयर किया जाता है। और थर्ड जो है वो क्या है? घटक दंड आरेख। घटक दंड आरेख के अंतर्गत क्या है? एक ही घटक के अंतर्गत, एक ही ग्राफ के अंतर्गत, मतलब एक ही जो है इसमें दो चीजें बताना। क्या है? एक के ही अंतर्गत दो चीजें बताना, मतलब अलग अलग करके नहीं बताना, दोनों में एक ही बताना। ठीक है, अब आगे जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। किसी घटक दंड आरेख के अंतर्गत दो या दो से अधिक घटकों को दंड और उसके उपभागों के द्वारा प्रकट किया जाता है। क्या बोल रहा है? दो भागों के अंतर्गत प्रकट किया जाता है। एक ही घटक, ये पूरा एक ही घटक है, इसमें दो भाग बताए गए। उदाहरण के लिए दंड के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के सभी ये घटक नामांकित और गैर नामांकित बच्चों का अनुपात दर्शाते हैं। घटक दंड आरेख के अंतर्गत लड़के लड़कियों तथा आयु विशेष के बच्चों के कुल योग को भिन्न भिन्न दंड घटक दंडों को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे चित्र 4.3 में दर्शाया गया। यही 4.3 में कैसे दर्शाया गया तुम लोगों ने देख लिया। एक को ही, एक के अंदर के दो दो चीजें बताई गई ताकि तुम लोगों को डबल मेहनत नहीं करनी पड़े। उसके बाद क्या है? घटक दंड आरेख बनाने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष पर एक दंड बनाया जाता है, जिसकी कुल ऊंचाई आंकड़ों के कुल मान के बराबर होती है। प्रतिशत आंकड़ों के दंड के लिए दंड की ऊंचाई 100 इकाइयों के बराबर होगी। देखिए चित्र में 4.3 क्या बोल रहा है? ये 4.3 में देखो, ये चित्र की जो लंबाई है टोटल कितनी, मतलब जो बना रहे हैं अपन, कितनी है? 100 है। तो वो कौन सा है? एक्स। अन्यथा दंड की ऊंचाई उस दंड के अनुपात, सॉरी, कुल मान के बराबर बनाई जाती है तथा घटकों की आनुपातिक ऊंचाई एकीक विधि के द्वारा निर्धारित की जाती है। दंड को विभाजित करने के क्रमशः में छोटे घटकों की अधिक प्राथमिकता दी जाती है। क्या बोल रहा है? ये छोटे जो घटक होते हैं उनको अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जो मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया कि किस तरीके से ये दंड बनता है, क्या नहीं है, कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है, सब कुछ बता दिया तुम लोगों को। तो बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो तुम लोग सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, सेकंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, थर्ड यहाँ से यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, और 6 यहाँ से लेके यहाँ तक एंड। और एक और बात बता रही हूँ, जो सामान्य है, सामान्य दंड आरेख के अंतर्गत किस तरीके का ग्राफ बन रहा है, एक ही चीज बताई जा रही है। सेकंड जो है बहुदंड आरेख के अंतर्गत क्या है कि दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। और थर्ड में भी क्या है? कंपेयर तो किया जा रहा है, पर एक ही दंड के अंतर्गत कंपेयर किया जा रहा है। जो बहुदंड आरेख था उसमें दो दंड बनाए जा रहे थे, एक के अंतर्गत कितने? दो बनाए जा रहे थे, दो के बीच ऐसे कंपेयर किया जा रहा है। बट यहाँ पर क्या है? दोनों में एक ही बनाकर कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब अगला कौन सा है? ये भी कौन सा? ज्यामिति के अंतर ही है। कौन सा है? वृत्त आरेख। सॉरी, ज्यामिति के अंतर्गत नहीं, ये जो अपना है ना आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है, उसके अंतर्गत कौन सा है? ज्यामितीय। ज्यामिति के अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया है। अब कौन सा है? वृत्त आरेख। कौन सा है? वृत्त आरेख। वृत्त आरेख भी एक घटक आरेख है। कौन सा है? घटक आरेख। पर घटक दंड आरेखों के स्थान पर इसे एक ऐसे वृत्त प्रस्तुत कर दिया जाता है जिसके क्षेत्र को आनुपातिक रूप में उन घटकों में विभाजित किया जाता है जिन्हें यह दर्शाया जाता है। क्या बोल रहा है कि ये जो होता है उसे गोल, वृत्त कैसा होता है? गोल होता है, तो उसको गोल बनाकर फिर बता दिया जाता है। मतलब इस गोले को पूरे को कितना माना जाता है? 100 माना जाता है। फिर उसको अपने हिसाब से बांटा जाता है कि कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज नहीं है। तो ऐसे ही अपन को कौन सा बोल रहा है? 4.4 देखने के लिए बोला। 4.4 ये रहा 4.4 दिख रहा है ना? इसके अंतर्गत क्या है? देखो, ये पूरा का पूरा क्या है? चित्र है। इसको पूरे को कितना मान लिया? 100 मान लिया। 100 को फिर बांटा मैंने 62 करोड़, 31 करोड़ और 9 करोड़।
इसको बांटा मतलब इसको 100 मानकर फिर बांटा है। ठीक है, कैसे बांटा है अपन वो पढ़ते हैं आगे। क्या लिखा हुआ है इसमें, इसे व्रत चार्ट भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, इसे व्रत चार्ट भी कहते हैं। यहाँ पर व्रत को केंद्र से परिधि की ओर सीधी रेखाओं के द्वारा उतने ही भागों में विभाजित कर दिया जाता है जितने घटकों की संख्या होती है। मतलब ये क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पर 3 घटकों की संख्या थी तो वहां पर 3 घटकों की संख्या होगी तो 3 में बांट दिया जाएगा। अगर यहाँ पर 10 की होगी तो 10 में बांटा जाएगा, 5 की होगी तो 5 में बांटा जाएगा, जितने घटक होंगे उसमें बांट दिया जाएगा। सामान्यतः व्रत चार्टों को किसी वर्ग विशेष के निरपेक्ष मान के आधार पर नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक वर्ग के मान को वर्गों के कुल मान के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, इसको पूरे को 100% मानना है, फिर उसको उसके हिसाब से बांटना है। ऐसे नहीं बांट सकते, किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया। अगर तुम ये 9 वाला है, 9 वाले को तुम इतना % दे दोगे तो चलेगा। ये जो 9 करोड़ है उसको यहाँ लिख दो और 62 करोड़ को यहाँ लिखो, चलेगा। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ये गड़बड़ी हुई। तो ऐसा नहीं कर सकते, जहां ज्यादा होता है वहां ज्यादा देना पड़ता है परसेंटेज, जहां कम होता है वहां परसेंटेज कम देना पड़ता है। इसका जो सारणी है वो ये रहा। 100 कैसे मान रहे हैं देखो, क्या है, सीमांत श्रमिक कितने हैं, जनसंख्या में 9 है, प्रतिशत में 8.8 है, और कोणीय में कितने हैं 32 डिग्री है। उसके बाद मुख्य श्रमिक 31, 30 पॉइंट, प्रतिशत में 30.4, और जो घटक है कौन है, कौन के अंतर्गत कितने हैं 109 डिग्री, 109 डिग्री। गैर श्रमिक में कितने हैं 62, 60.8 और 219 डिग्री कौन है। कुल कितना हो रहा है, यहाँ पर जनसंख्या को टोटल कर रहे हैं 102, प्रतिशत को टोटल कर रहे हैं 100, और क्या है कोणीय दूरी कितनी है 360। क्यों, तुम लोगों ने जब पढ़ा होगा मैथ में तब ये पूरा का पूरा व्रत बनता है, उसकी कितनी होती है 60 डिग्री होती है, सॉरी 360 होती है। जब इसको हाफ होता है यहां से लेके यहीं तक होता है तो कितना होता है 180 डिग्री। और ये इतना ही हो, सिर्फ ये यहां तक ही हो, सिर्फ कितना इतना हो, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। और ये इससे भी कम, मतलब यहाँ पे बीच में भी लाइन खींच जाती है, कितना हो गया 45। या तुम लोगों को पता होगा ही, तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में बहुत ऐसे कोण, तो ये वही है। इसको पूरे को 100 मानना है, 100 के हिसाब से बांटना है अपन को। आगे क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत, कोण को जानने के लिए घटक को वृत्त के केंद्र से कक्षांतरित करना होगा, जिससे ये प्रत्येक घटक के प्रतिशत अंकों को 3.6 डिग्री से गुणा करना होगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये पूरा प्रतिशत है 8.8, तो इसको कितने 3.6 से गुणा करना 32 पॉइंट में आएगा। फिर 30.4 का भी है ना, 3.6 से गुणा करो तो 109 डिग्री पॉइंट में कुछ आएगा। फिर 60.8 का भी किससे करना है 3.6 से डिग्री से करना है, तो कितना आ गया 219 डिग्री, ये भी पॉइंट में आएगा। तो इस तरीके से गुणा करना है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, घटकों के प्रतिशतों के वृत्त के कोणीय घटकों के रूप में परिवर्तन का एक उदाहरण 4.8 में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या बोल रहा है, उसके बाद ये सारा का सारा किस तरीके से हुआ उसको वापस से यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर अपन को बताएं कि यहाँ पर ये डिग्री जो था वो कितना था 219 था, ये 109 था और ये 32 था। फिर यहाँ पर जितने थे 31 करोड़, यहाँ पे कितने आ रहे थे 31 करोड़ तो लिखे मैंने। उसके बाद यहाँ पर 62 करोड़ आ रहे थे और ऊपर वाले में 9 करोड़ आ रहे थे, वो लिख दिए। यह जानना रोचक हो जाता है कि दंड आरेख द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े भी अच्छी तरह से वृत्त चार्ट द्वारा दिखाया जा सकते हैं। यहाँ पर केवल उनकी आवश्यकता होती है कि वृत्त आरेख बनाने से पहले आंकड़ों के निरपेक्ष मान को प्रतिशत में बदलना होता है। क्या होता है, प्रतिशत में बदलना होता है। इसको बनाने से पहले इसको प्रतिशत में बदलोगे तो तुम्हारे लिए इजी से बन जाएगा, बट नहीं बदलोगे तो इजी से नहीं बदल पाएगी। यहाँ पर देखो सबके आरेख जो बना के रखे उसमें क्या है, चित्र अलग अलग करके दिखे। तो इसमें सीधी लाइन है, इसमें टेढ़ी लाइन है और इसमें क्रॉस वाली लाइन है, मतलब इन लाइनों को कोई दूसरी लाइन आके काट रही है। तो इससे ही पता चल जाता है कि क्या होता है। वापस से नॉर्मल जो आरेख होता है सरल दंड आरेख इस तरीके का होता है, बहुदंड आरेख इस तरीके का होता है, दो चीजों को कंपेयर किया जाता है। और तीसरा जो होता है उसमें क्या है, समूह दंड घटक दंड आरेख के अंतर्गत क्या है कि एक ही दंड के अंतर्गत दो चीज बताई जाती है। व्रत के अंतर्गत इस तरीके से बनाया जाता है। व्रत की जो स्क्रीनशॉट है वो लेना बाकी ले लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8,
अब तो तुम लोगों को वॉइस आ भी रही होगी और तुम्हारा कंप्लीट भी हो चुका होगा टॉपिक। मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था तुम लोगों को, तुम्हारी यहीं से वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने एक एक चीज अच्छे से। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? बारंबारता आरेख। ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। तुम लोग एक बार क्या करना कि इसको वापस से चित्र के साथ देख लेना। अगर तुम चित्र को ही देख लोगे तो तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। और क्या है बारंबारता दंड आरेख, अपन यहाँ से कल चालू करेंगे। और अभी भी ऐसी कोई चीज हो जो समझ में नहीं आ रही हो या फिर कोई इशू हो रहा है तो मेरे को बता देना, मैं तुम लोगों को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके बाय।